नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं इनसाइड स्टोरी लेकर के। ये आज की इनसाइड स्टोरी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज के इनसाइड स्टोरी में जो पिछले 48 घंटों में या फिर 2-3 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं और जिस तरह की रणनीतियां बनी हैं, उन रणनीतियों के पब्लिक डोमेन में आने के बाद से कई तरह के अब कयास लगाए जा रहे हैं। खास करके बिहार का चुनावी साल है और चुनावी साल में बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है और किस तरह की राजनीति और रणनीति बनेगी, गठबंधन की स्थिति क्या होगी और गठबंधन में शामिल दलों ने किस तरह से व्यक्तिगत रूप से अपने प्लान बनाए हैं, जिसमें वो गठबंधन में सर्वाइव करेंगे या फिर गठबंधन से बाहर जाने के लिए भी उन्होंने प्लान भी तैयार रखा है। इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के एजेंडे को लेकर के बिहार में चुनाव में उतरने की प्रयास शुरू कर दिया है और जिस तरह की कोशिश शुरू कर दी है, खास करके जातीय जनगणना के आने के बाद, उसकी घोषणा होने के बाद जो बिहार में परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों ने एक बात तो साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता के करीब पहुंच सकती है या सत्ता में स्थापित हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से एनडीए में पूरी तरह से पेच फंसा दिया है इस जातीय गणना को लेकर के, जातीय जनगणना के घोषणा को लेकर के, इसके पीछे की रणनीति हालांकि भारतीय जनता पार्टी की क्या है उस पर भी हमने आपको खबरें करके बताई है, चाहे वो पंचनामा हो या फिर भारत लाइव के माध्यम से। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अगर थोड़ा सा आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को क्यों लाने का प्रयास किया है, तो इसके दो स्पष्ट कारण नज़र आते हैं। पहला ये कि नीतीश कुमार को उसने अपना अगुवा बनाया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। तो जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपना पिछलग्गू बना करके रख लिया, 2024 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार नहीं आते तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 12 सीटों पर टिक गई थी और बाकी की सभी सीटें गैर भाजपाई दलों के पास गए हैं। इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार ने जो 2023 में जातीय जनगणना कराया और जातीय सर्वे कराने के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की और जातियों को ये बता दिया कि उनकी संख्या क्या है। भले ही इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नील डाउन होने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर बात करें हम 2015 की, तो नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर पोजीशन में थी और उसको जो वोट आए थे 30-32%, उन वोटों में ईबीसी का वोट, खास करके दल और गैर यादव जो ओबीसी थे, उनका वोट उसके पाले में आया था। आपने देखा होगा कि 2015 के में अगर बहुत गंभीरता से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी थी। क्या उसका ग्राफ था आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा 2015 में उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जबकि कुशवाहा का नेता उन्हें एक छत्र माना जाता था उस समय, क्योंकि तब सम्राट चौधरी की उतनी ज़्यादा जो कहा जा रहा है कि पहुंच नहीं हुई थी, तो उनके लिए भी अपने समाज का वोट जुड़ाने का एक बेहतर विकल्प था, जो 2014 में उन्होंने किया भी था। जीतन राम मांझी साथ में हुआ करते थे 2015 में, उनका भी अच्छा खासा वोट है, 3% के ऊपर उनका वोट बैंक है, लेकिन उन समाज ने भी जीतन राम मांझी का पूरा सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ईबीसी समाज का वोट मिला था। लेकिन जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से वो वोट बैंक भी छीन लिया, क्योंकि जातीय जनगणना कराने के बाद जो हिंदुत्व वाला ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण या अन्य जातियों में जो हिंदुत्व वाला एक जो फ्लो था, उस फ्लो को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। आपको याद होगा कि जातीय जनगणना के बाद हर दल का अपना अपना एक राजनीतिक दल होने लगा और उस दल के साथ उस जाति के लोग नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना का ही असर है कि आईपी गुप्ता जैसे लोग अब अपनी पार्टी बना करके और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि नागमणि कुशवाहा की बात कर लें या फिर जयलाल कुशवाहा की बात कर लें, इसके अलावा आप बात आरसीपी सिंह की भी कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप बात अमित सिंह की भी कर सकते हैं। इन सभी लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई हैं और इन पार्टियों को बनाने के साथ साथ वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने तो जातीय जनगणना के विरोध में अपना एक मुहिम भी छेड़ रखा है, जिसके भी असर हुए हैं और उस समाज के लोगों को बहुत कुछ देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि चंद्रवंशी समाज एक बड़ा इन्फ्लुएंसर समाज हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी में चंद्रवंशी समाज के बड़े नेता प्रेम कुमार हुआ करते थे, लेकिन
अब इस समाज का वोट जो है एजेपीआर के, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के विद्यापति चंद्रवंशी के खाते में जाता है। विद्यापति चंद्रवंशी ने अपने समाज को एकजुट करने के लिए और अति पिछड़ा समाज को एक साथ एक पिरो करके रखने के लिए अपनी एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। इन सभी बातों को लेकर के 2015 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं 2025 का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया था कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का शगुफा छोड़ करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी कर दी है। इसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में बाय हुक एंड क्रूक नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछाकर उनको अपने गठबंधन में लाने का हर वो प्रयास किया और अंततः ला करके बिहार में अपनी स्थिति स्पष्ट की। जबकि आपने देखा होगा कि पड़ोसी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बेहतर नहीं थी। हिंदुत्व का एजेंडा उसका फेल कर गया था, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 12 सीटें आती हो तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कहाँ जाता है। जबकि 2019 में राष्ट्रवाद वाली जो एक धारा बही थी, जिस तरह से पुलवामा होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और लोगों को ऐसा लगा था कि देश की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है, तो उसके आधार पर उन्होंने वोट किया। लेकिन वही नरेंद्र मोदी तुरंत जैसे ही 2019 के चुनाव में आते हैं तो अग्निवीर और पैरामिलिट्री फोर्स जैसी योजनाओं को लेकर के आते हैं, जिससे नरेंद्र मोदी को घाटा हो जाता है। तब जदयू ने भी नरेंद्र मोदी के इस फैसले का विरोध किया था, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर के खास करके मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में बताएं आपको, तो इस क्षेत्र के लोग सेना और मिलिट्री में ज़्यादा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनके साथ छल कर रही है और उन्हें नौकरी के नाम पर ठग रही है, जिसका खामियाजा 7 सीटें गंवा करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को झेलना पड़ा। आपको बता दें कि इसके बाद कई ऐसी बातें आई जिसमें जातीय जनगणना का ये जो शगुफा छोड़ा गया है, इसमें नीतीश कुमार के कंधे पर ये जातीय जनगणना चेप करके भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में सत्ता तक पहुंचना चाहती है। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आपको याद होगा कि 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के बाद जहां एक तरफ सवर्णों को खुशी मिली, वहीं इसका विरोध 80% लोगों ने किया। आपको याद है और आप जानते भी हैं कि जातीय जनगणना के बाद ये तय हो गया कि 15.5% सवर्ण है और सवर्णों के विरोध में बाकी की जो संख्या है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित की है। उन्हें ऐसा लगता था कि आरक्षण का अधिकार सिर्फ उनका है, भारतीय जनता पार्टी उनसे छीन करके ईडब्ल्यूएस को दे रही है और इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी से वो जो ईबीसी और ओबीसी के लोग थे वो धीरे धीरे छटकने लगे और छटक करके वो नीतीश कुमार के पाले में जाने लगे। नीतीश कुमार भले ही 2020 के चुनाव में 43 सीटों पे आके टिक गए, लेकिन इस बार के चुनाव में जो स्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार का ग्राफ 2024 के चुनाव में ही काफ़ी ऊपर आया है, क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से कम सीट लड़ने के बावजूद 12 सीटें उसके बराबर जीत करके आए थे। आपको बता दें कि जिस तरह से अब सर्वे हो रहे हैं, आपको याद होगा कि कई सर्वे रिपोर्ट भी आ गए हैं जिस पर हमने आपको खबरें करके बताया भी है। इन सर्वे रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं और नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक नज़र आ रहे हैं महागठबंधन के बनिस्पत जो एनडीए गठबंधन के अन्य दल हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को लेकर के और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के ये सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि अभी भी तेजस्वी यादव में वो क्षमता है कि वो सरकार बनाने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के रहते ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का ग्राफ भले ही एंटी इनकम्बेंसी और बाकी चीज़ों को जोड़ लें, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा नहीं है। आज भी अति पिछड़ा और गैर यादव पिछड़ा वर्ग जो है वो नीतीश कुमार पर भरोसा करता है, तो वहीं दलित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी एक वर्ग भरोसा करता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से अग्निवीर और अन्य योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया जिसमें वो हिंदू और मुसलमान, या फिर इसको कहा जाए कि 82% वर्सेज 18% करने का जो प्रयास किया उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। अगर सफल हुई भी है तो इस 18%, 17-18% जो मुस्लिम समाज के वोट हैं, उन वोटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर निश्चिंत भी है कि उसे नहीं मिलेगा, तो फिर उसको नीतीश कुमार की ज़रूरत क्यों है। नीतीश कुमार आज भी बहुत प्रासंगिक हैं और चुनाव में चुनावी हिंदुत्व का जो एक मुद्दा था उसको कहीं ना कहीं जातीय जनगणना से तोड़ने का काम नीतीश कुमार ने जरूर किया है। नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उन सर्वे रिपोर्ट में हमने आपको कल ही बताया था कि नीतीश कुमार की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां
तेजस्वी यादव जो पिछले 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल की बात कर लीजिए तो चिराग मॉडल के कारण 75 सीटों पे आकर के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, तो वहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिला था और भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पे आई थी। घाटा अगर हुआ था किसी का तो वो थे नीतीश कुमार और दूसरे खेमे में कांग्रेस। इन दोनों को घाटा हुआ था। 70 सीटें लड़ने वाली कांग्रेस को मात्र 19 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार 115 सीटों पर लड़ करके मात्र 43 पर टिक गए थे। सर्वे रिपोर्ट जो आ रहे हैं उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस बार कांग्रेस के साथ साथ नीतीश कुमार की भी सीटें बढ़ेंगी और घटने वालों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ गई है भारतीय जनता पार्टी और यही कारण है कि वो नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती है। नीतीश कुमार के लिए वो अलग अलग तरह की रणनीति बना रही है और नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ और कई फैक्टर हैं जो इस बार के चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हैं तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सीटों के घटने और बढ़ने का, क्योंकि चिराग मॉडल के कारण जो सीटें तेजस्वी यादव को प्राप्त हुई थी अब वो सीटें नीतीश कुमार के खेमे में जाएंगी, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा कहा जाए तो बूस्टर डोज चिराग पासवान हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें मुकेश सहनी की, आप बार बार समझ रहे होंगे कि मुकेश सहनी जो एनडीए गठबंधन से महागठबंधन की तरफ चले गए हैं और बार बार वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, अपने समाज के वोट की बात करते हैं, तो एक बात आप मान के चलिए कि जो परसेप्शन है और जिस तरह की बातें आ रही हैं, जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि सहनी समाज जो मुकेश सहनी के समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल एनडीए गठबंधन के साथ रहते हैं। मुकेश सहनी को लेकर के एनडीए गठबंधन भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि उसको उनके क्या फ़ायदे होंगे और उनके आने से उनको क्या मिलने वाला है, क्योंकि वो वोट बैंक जो है मुकेश सहनी के पास, उस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपने पाले में रखना चाहती है। हालांकि इसके लिए उसने अपने कई नेताओं को आगे किया है। हरीश सहनी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने समाज के वोट को लेकर के वो अपने खेमे में रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी मदन सहनी को खुली छूट दे रखी है अपने समाज के वोटों को अपने पाले में रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहनी समाज तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद के 15 साल के शासन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब इस बात को लेकर के अगर ध्यान से देखिएगा तो हरीश सहनी के कार्यक्रम में आपको नज़र आया होगा कि मलाह समाज के साथ साथ सहनी समाज के साथ साथ इस व्यवसाय में यादव समाज का भाई एक बड़ा योगदान है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में शगुफा छोड़ा है, उस शगुफे का फ़ायदा से ज़्यादा उसे घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस घाटे का कहीं ना कहीं एक हिस्सा, एक स्टेक जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ भी जा रहा है। दोनों ही अपने अपने सर्वे के माध्यम से आपको जैसा कि जानकारी मिला भी होगा कि हर दल अपने अपने लिए सर्वे करा रहा है और कई दल जो बड़े दल हैं वो तो कई तरह के सर्वे करा रहे हैं और कई एजेंसियों के हाथ में सर्वे दिया गया है। इन सर्वे रिपोर्ट्स के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की टाइमिंग, जिस तरह से वो लगातार रणनीतियां बदल रही हैं, एजेंडा नया नया ला रही है, बिहार को सौगात दे रही है, ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस सर्वे से डरी हुई है। और ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं बिहार में फंस गया है एनडीए का जो गेम है और मोदी का एजेंडा पूरी तरह से ध्वस्त बताया जा रहा है। नीतीश को मौका मिल गया है और नीतीश आप जानते हैं कि जब उनके मौका मिलता है तो मौके पर चौका लगाने के लिए वो मास्टर माने जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस नए रणनीतियों के साथ साथ क्या कुछ निकल करके बिहार की राजनीति में आता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार को कमतर आंकना कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के साथ साथ जो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है, दोनों को इस बार मौका मिला है। अब देखना होगा कि दोनों किस तरह से अपनी रणनीति और अपने सीट को बढ़ाने में कामयाब होती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।